हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे गज़ा में क्रिएट होने वाली सिचुएशन, फ़लस्तीन वर्सेस इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट और उसमें जो वर्ल्ड पावर्स है उनके रोल के हवाले से बात करेंगे। और ये जो जंग है, बज़ाहिर हमास ने इसको स्टार्ट किया था, हमला उनकी तरफ से हुआ था, लेकिन इसका एंड होगा या कब होगा, कैसे होगा, इस हवालों से बात करेंगे। क्योंकि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत बड़ा जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है, स्पेशली फ़लस्तीन वाली साइड को। इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाज साहब। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर। जनरल साहब, एक चीज़, एक तो थोड़ा-सा इस पे बात करेंगे कि हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर से ये इस जंग का, इस डिस्प्यूट का आगाज़ हुआ। वैसे तो पुरानी बातें हैं, लेकिन अगर रिसेंटली वॉर की बात की जाए तो उसका आगाज़ इसी हमले से हुआ। लेकिन उसके बाद बहुत सारे जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हुए, अमेरिका हुआ, अरब कंट्रीज़ हुए, बाकी लोग हुए, लेकिन अभी तक कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आ रहा। क्या लग रहा है आपको कि जो करंट सिचुएशन है, महीने से ज़्यादा हो चुका है इसको, कहाँ जाके मतलब ये रुकेगा? हाँ, बिल्कुल। देखो फ़क्र, इसमें कोई शक नहीं, इसका स्टार्ट पॉइंट यही था कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने इज़राइल के अंदर घुस के जो जेनोसाइड किया, लोगों को मारा, करीब के 1000 से ज़्यादा लोगों को मारा और 240 के करीब वो होस्टेजेस ले गए। और वो एक स्टार्ट पॉइंट था। वैसे तो ये सच्चाई है कि जो गाज़ा पट्टी है उसको हमास एक प्रकार से अभी रूल कर रहा था और वहां से काफी लोग भी काम करने आते थे। इजराइल के अंदर करीब करीब 80,000 से 1 लाख। और ये जो इलाका पहले इजराइल ने ही कंट्रोल में था 2006 तक, मगर उसके बाद वो निकल गया था और उसके बाद ये हमास के पास था। और हमास ने ये एक प्रकार से जो हमला किया 7 अक्टूबर को, उससे फिर सारा का सारा ये गेम चेंज हो गया। क्योंकि उस हमले के बाद जिस प्रकार से वो होस्टेज ले गए, तो इजराइल ने भी मन बना लिया अभी कि लड़ाई तब तक बंद नहीं होगी जब तक हमास का पूरा खात्मा ना किया जाए और अपने जो होस्टेज गए हैं उनको वापस लाया जाए। फकर। जी। अच्छा, जनरल साहब, एक चीज़ तो ये है कि एंथनी ब्लिंकन ने बहुत हंगामी दौरे हमने देखा कि वो कतर भी गए, उन्होंने टर्की का दौरा भी किया, वो जॉर्डन का। गज़ा भी गए और टेल अवीव भी गए। लेकिन कोई सूरत-ए-हाल में कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आती। क्या वजह नज़र आती है आपको कि क्यों इज़राइल इस बात पे अब राज़ी नहीं हो रहा? वो कह रहा है हम जंग नहीं ख़त्म करेंगे, बल्कि हम जब तक गज़ा में से हमास का खात्मा नहीं करेंगे तो ये जंग खत्म नहीं हो सकती। देखो, सच्चाई है कि जो अमेरिका ने एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव और बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले किया इसके अंदर। ये जी। लड़ाई ज्यादा फैल सकती थी, इसमें कोई शक नहीं। ओके। कि आपने बहुत ठीक बोला कि हाँ, हमास ने तो जो किया वो गलत था। जो जी, 7 अक्टूबर को एक टेररिस्ट बिल्कुल सही एक्शन कह रहे था। हैं। मगर एग्ज़ैक्टली। उसके बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी पे जो ग्राउंड अटैक किया, क्योंकि वहां पर टनल डिफेंसेस हैं, उसने अपने हेडक्वार्टर, अपने डिपोज, स्कूल के नीचे, मॉस्क के नीचे, हॉस्पिटल के नीचे बचा रखे हैं। और क्योंकि उसने जो सिविलियंस को जो चाहता था एक प्रकार इजराइल कि नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा आ जाए, हम हमास को टैकल कर पाएंगे, वो नहीं हुआ। तो ये लड़ाई के अंदर बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है पैलेस्टाइन के सिविलियंस की। ये भी सच्चाई है, उनका कोई इस लड़ाई से लेना देना नहीं। और वो भी सच्चाई है कि पैलेस्टाइन हमास को कोई इतना ज्यादा लाइक कोई नहीं करता, क्योंकि एक हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और हमास को पैलेस्टाइन के से भी कोई ऐसा नहीं है कि उनका बड़ी वफादारी है। तो यह सच्चाई है कि हो क्या रहा है, इसका एंड रिजल्ट तो सच्चाई है कि इजराइल तो ये लड़ाई बंद नहीं करेगा जब तक वो अपने होस्टेज ही जी, वापस नहीं ले और हमास का पूरा खात्मा ना हो, कि कल को दोबारा 7 अक्टूबर ना हो। मगर बिल्कुल, इसके अंदर जो पिस रहे हैं वो पैलेस्टाइन के जो सिविलियंस हैं, जो 10,000 से बिल्कुल। ज्यादा कैजुअलिटी होगी, बच्चों की, औरतों की, इसमें नहीं। और ये यस। लड़ाई फैल सकती थी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ये सच्चाई है कि इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हो तो फिर ये लड़ाई एक रीजनल लड़ाई आ सकती थी। इसमें ईरान भी आ सकता, हिजबुल्ला भी आ सकता है, और होती हिजबुल्ला
जो आतंकवादी ग्रुप हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है कि वो शिया मिलिटेंट है, वो भी आ सकते थे। जो बाकी जो नेबरिंग मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी काफी अगेंस्ट हो सकता था। मगर अमेरिका जिस प्रकार से एंटनी ब्लिंकन ने दौरा किया है वेस्ट एशिया का, जो जो वो सऊदी भी गए हैं, यूएई भी, जॉर्डन भी, टर्की भी, जी, और जी। कहीं ना कहीं एक जो वर्ल्ड की ओपिनियन को उन्होंने शेप किया है कि ये बताने के लिए कि ये लड़ाई हमास के अगेंस्ट है इसराइल की, ना कि पैलेस्टाइन के। और ये लड़ाई तभी खत्म हो सकती है जब सीज फायर तभी हो सकता है जब ये हॉस्टेज छोड़ेगा और जब ये खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मुस्लिम वर्ल्ड ने भी बहुत सोच समझ के इस लड़ाई के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि कोई हमास को लाइक नहीं करता। आप हुँ, पैलेस्टाइन ऑर्गेनाइजेशन भी देखो, जो कि एक प्रकार से अभी वेस्ट बैंक को गवर्न कर रही है पैलेस्टाइन एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं लाइक करती उसको। आज ही आपको पता है कि जो उनके प्रेसिडेंट है महमूद अब्बासी, उसके ऊपर भी जी, हमला हुआ है। तो ये जी। सच्चाई है, ना इसको सऊदी, ना यूएई, ना आपका लेबनान, ना जॉर्डन कोई लाइक नहीं करता। तो इसलिए इनकी विजिट के कारण एक दो बातें बहुत अच्छी हुई हैं कि एक पूरा वर्ल्ड ओपिनियन शेप होने से ये लड़ाई जी, फैली नहीं है, और ना ओके, फैलने के कारण ये लड़ाई खत्म भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, जो इसके अंदर ईरान आ सकता था, और ईरान अगर इस लड़ाई के अंदर जंप मारता तो फिर ये लड़ाई का दायरा रीजनल हो सकता था। मगर जी, जिस बिल्कुल। प्रकार से अमेरिका ने अपने मेडिटेरियन सी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप रखे, और करीब करीब 30 के करीब शिप्स, और करीब करीब 10 से 15 हजार अपने सैनिक, उससे फिर ईरान भी इस लड़ाई के अंदर जंप नहीं मारा। वैसे बिल्कुल। ईरान आता नहीं आता वो अलग है, मगर ये भी सच्चाई है ईरान को एक प्रकार से इन्होंने काफी प्रेशराइज किया। तो ये सच्चाई है कि एंटनी ब्लिंकन के आने से ये एक माहौल बदला है, और इसलिए ये लड़ाई हो सकता है कि आने वाले समय में खत्म हो जाए। नहीं तो ये रीजनल, और रीजनल से फिर ये आगे भी फैल सकती थी, इसका कोई कह नहीं सकता। फखर। जी। अच्छा जनरल साहब आपने ईरान की बात की और अमेरिका ने इल्ज़ाम भी लगाया, इज़राइल ने बल्कि ये एलिगेशन लगाया कि इसको हमास को बैक करने वाला जो है वो ईरान है और ये हमला भी उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। तो एक इसको कैसा देखते हैं और द सेकंड थिंग इज़ कि अभी ओआईसी का बहुत बड़ा एक इजलास होने वाला है नेक्स्ट वीक में, सऊदी अरेबिया उसको होस्ट कर रहा है। तो उससे आपको क्या होप्स नज़र आ रही हैं कि क्या हालात पे क्या असर हो सकता है इसका? हाँ, देखो सच्चाई ये है कि चाहे वो हमास हो या हिजबुल्लाह हो या हौती मिलिटेंट्स हो, इनको तैयार करने वाला ईरान ही है। यूं ओके। तो हमास एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, और ईरान जो है एक शिया देश जी, है। बिल्कुल, मगर बिल्कुल। उसने एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड, तो उसने ही इसकी मदद की है, ट्रेनिंग दिया। जो हिजबुल्लाह और हौती ग्रुप, जो वो शिया मिलिटेंट ग्रुप ही हैं, उनको भी उन्होंने बहुत हथियार दिए हैं। अगर आप इजराइल के तरफ से देखें तो ये सच्चाई है, उनको हरदम लगता था कि हमास को अगर कोई ट्रेन कर रहा है वो ईरान ही कर रहा है। और ये भी सच है, हमास हिजबुल्लाह दोनों बहुत बड़े मिलिट्री ग्रुप है, और कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह जो है हमास से भी ज्यादा ताकतवर है। मगर वो हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में इसलिए नहीं आ रहा, उसको डर है कि इजराइल जो है फिर उसके भी नास्तबून कर देगा, और लेबनान नहीं चाहता है। हुँ, तो ये सच्चाई है कि इसके पीछे एक प्रकार से ईरान का ही बैकिंग है, ईरान के हथियार, ईरान की ट्रेनिंग, और हो जी। सकता है कि ईरान के कहने पे ही हमास ने यह कार्रवाई अभी की है। अब बात आती, जो सेकंड पॉइंट है कि अब ओआईसी की मीटिंग है जी, बिल्कुल। सऊदी अरेबिया में, और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रियासी भी वहां जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, राइसी आ रहे हैं। क्या क्या कोई पॉजिटिव आउटकम हो सकता है? देखो, एक तो यह सच्चाई है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन वो काफी हद तक अच्छे हुए हैं, जब बिल्कुल। चीन ने सी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट ने इनके आपस में बातचीत करा दी। इससे क्या आते इस पूरे रीजन में अमन शांति आने के अंदेशे हैं। और यह भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से माहौल बन रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि अभी मिडिल ईस्ट के अंदर शांति आएगी। इजराइल के बिल्कुल। रिलेशन सऊदी जी, से भी, बिल्कुल। यूएई से भी अच्छे हो रहे थे। कहीं ना बिल्कुल। कहीं ईरान भी एक प्रकार से सॉफर अप हो रहा था। कहीं ना कहीं टर्की जो था अरब लीग में दोबारा दाखिल हो गया था।
और जब से भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई, तो ऐसा लगता था कि पूरी इकोनॉमी एकदम इकट्ठी आ जाएगी, क्योंकि सबको हम्म। लग रहा है ऑयल की जो अभी 10 से 15 साल तक ही लाइफ है। तो सऊदी, यूएई, जॉर्डन, इसके बाद आपका बाकी ओमान, वो चाहते हैं कि उनका जो इकोनॉमी है उसका दायरा बढ़े, वो ऑयल पे डिपेंडेंट ना हो, टूरिज्म आए, मैन्युफैक्चरिंग आए, वो मार्केट देख रहे बिल्कुल। थे भारत की भी, यूरोप की। हम्म। तो ये एक बहुत अच्छा माहौल पैदा हो रहा था। मगर ये जो हमास ने किया, मुझे लगता है उसके बाद सारा काम में काफी कड़वाहट आएगी, रुकावट भी आएगी, क्योंकि ये जो अभी भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो तो अभी काफी कोल्ड स्टोरेज में चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो एक्टर्स कैरेक्टर हैं, वो इजराइल भी था, उसके अंदर आपका यूएई भी था, उसके अंदर सऊदी भी था, जॉर्डन भी था। आपस में जो रिलेशनशिप हो गए हैं, उससे मुझे लगता नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हमास के इस 7 अक्टूबर से पहले एक बहुत ही अच्छा माहौल पैदा हो रहा था मिडिल ईस्ट में, बिल्कुल। शांति की तरफ ज्यादा, उसमें बिल्कुल बहुत सही बड़ी कह रहे रुकावट आएगी, ये इसमें कोई शक नहीं। मगर ये एक अच्छी सिल्वर लाइन है कि सऊदी और ईरान के बीच में अभी भी बातचीत है, और ओआईसी मीटिंग में अगर जो जिस प्रकार से इब्राहिम रियासी अटेंड करेंगे ईरान जी। के प्रेसिडेंट, तो जी। उससे कोई कंस्ट्रक्टिव बात हो सकती है, और कहीं ना कहीं पीस की तरफ जा सकते हैं, और ये एक बड़ा अच्छा मूव है फकत। जी। अच्छा, जनरल साहब, आपने इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात की। यकीनन हर कोई चाहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ें, और जिस तरह कोविड में सारे कंट्रीज़ ने सारी इकोनॉमीज़ को बड़ा एक बहुत दचका लगा था। लेकिन इस वक़्त अगर मैं बात करूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब हो या डॉक्टर जयशंकर साहब हो, क्या रोल प्ले कर सकते हैं स्पेशली इस डिस्प्यूट में? क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या फिर मिडिल ईस्ट में अगर इंस्टेबिलिटी आती है, तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इस पूरे रीजन को होगा, बल्कि शायद मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया को उसका नुकसान होगा। हाँ, बिल्कुल। देखो, ये सच्चाई है कि अगर ये जो लड़ाई अभी मिडल ईस्ट में स्टार्ट हुई है, वेस्ट एशिया में, ये पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसमें कोई शक जी। नहीं। और जी। भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशनशिप अभी मिडल ईस्ट में सभी मुस्लिम कंट्री से भी बहुत अच्छे हैं, सऊदी, यूएई और ईरान से भी बहुत अच्छे हैं भारत के जी। रिलेशन, इजराइल से भी बड़े अच्छे हैं। और ऐसे में भारत एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है, ऐसा लगता है। और ये भी बिल्कुल। सच्चाई है कि भारत जो पहला देश था, वन ऑफ द देश जिसने इसको क्रिटिसाइज किया था कि जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया इजराइल पे, वो आतंकवाद हमला था, हम इसको बिल्कुल नकारा करते हैं, और भारत खुद एक प्रकार टेररिज्म का विक्टिम रहा है। मगर साथ में भारत ने यह भी क्लियर कर दिया कि हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, और हम पैलेस्टाइन के टू नेशन का एक प्रकार टू स्टेट वो थ्योरी पे। समर्थन करते हैं, टू स्टेट का, क्योंकि हम समझते हैं इसका सलूशन एक ही है। जब तक पैलेस्टाइन और इजराइल दो अलग अलग स्टेट नहीं बनेंगे, दोनों स्टेट नहीं बनेंगे, इसका कोई भी पीसफुल समझौता नहीं हो सकता। और हम इसके कॉज के लिए अभी नहीं, पिछले सालों से खड़े हैं, और अभी भी हम खड़े हैं। तो ये एक सच्चाई है। दूसरा, भारत ने एक सबसे इंपॉर्टेंट कहा कि लड़ाई के दौरान में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोला रहना चाहिए, और जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जैसे खाना पीना और खाना पीना, पानी और दवाइयां, वो चलती रहनी चाहिए। और उसके अंदर जो भारत ने सबसे ज्यादा सामान भेजा है, वन ऑफ द कंट्री जिसने हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन 90 टन भेजा है रफा जी। बॉर्डर से जो इजिप्ट के साथ। तो मुझे लगता है कि अब भारत एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने के काबिल है, और भारत क्योंकि सभी एक्टर्स और करेक्टर्स से अच्छे दोस्ती है, तो भारत भी मुझे लगता है पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से लड़ाई खत्म हो, क्योंकि ये लड़ाई मानवता के लिए अच्छी नहीं है, ये लड़ाई फैल सकती है। हाँ, ये सच्चाई है कि हमास जो एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन, उसको कोई पसंद नहीं करता। अगर आप मुस्लिम वर्ल्ड में भी देखो, आज बिल्कुल ठीक कह मुस्लिम रहे हैं। वर्ल्ड कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा, इंक्लूडिंग एग्री। पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सच्चाई है कि अब ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई आगे बहुत ज्यादा खिंच गई है। इसके अंदर ज्यादातर कैजुअलिटी पैलेस्टीन के सिविलियंस की हो रही हैं, जो नियतें हैं, बेकसूर हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली। ये हमास ने इनको ह्यूमन सीड इस्तेमाल कर रहा है, उनको नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा में नहीं जाने दिया, और जो भी सामान वहां पर खाना पीना जा रहा है, और बार बार वो डीजल की डिमांड कर रहा है, क्योंकि वो अपने
टनल में रहने के लिए उसको डीजल की जरूरत है, तो वो खाना पीना जो आता है सिविल के, वो भी हमास अपने आप इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे लगता है ये सच्चाई है, भारत ओवरऑल एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने की पूरी कोशिश कर रहा है फकत। जी जनरल साहब, इधर कतर बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुल्क है तो बिल्कुल छोटा सा कंट्री, लेकिन अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी उन्होंने मीडिएशन का रोल प्ले किया। इस वक्त एंथनी ब्लिंकन बार बार, और जो बाइडेन की बात भी हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर से कि जो होस्टेजेस हैं या बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करें, उनके रोल को आप किस नज़र से देख रहे हैं अरब दुनिया के अंदर? हालांकि एक छोटा, बिल्कुल छोटा मुल्क है, अगर बात की जाए, अगर एज ए लैंड बात की जाए तो काफी छोटा कंट्री है, लेकिन एज ए रोल देखा जाए तो अमेरिका जब भी फंसा है तो कतर ने उनको निकाला, वो अफगानिस्तान से हो या अभी इसराइल और फलस्तीन का डिस्प्यूट क्यों ना। हाँ, बिल्कुल। देखो कतार हरदम आप जो दोहा है वो सेंटर रहा है, चाहे वो तालिबान की का भी हेडक्वार्टर था, बिल्कुल। इसी प्रकार हमास का भी हेडक्वार्टर वहाँ है। हमास का जी। जो टॉप लीडर है वो भी वहीं पर इस्माइल कतार हानिया। के अंदर, इस्माइल हानिया वहीं पर है। बाकी लीडर भी कहीं टर्की में भी, सीरिया में, पर जो इस्लाम हानिया है वो वहीं पर है। तो ये सच्चाई है कि कतार के अंदर एक फाइनेंशियल पावर भी है, और आप देखें कि एक छोटा देश होते हुए उसने फीफा वर्ल्ड कप किया, और बिल्कुल। उसकी उसकी काफी अप्रोच अमेरिका से भी, अमेरिका भी उसकी सुनता है। तो मुझे लगता है यूं तो उसके अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर भी हैं, मगर कतार हरदम न्यूज में रहा है समझौते कराने के लिए। जो तालिबान के लिए भी बातचीत हुई थी, दोहा एग्रीमेंट, वो कतार में ही हुई थी। और इसी प्रकार से कतार इस पे भी पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वहां पर बातचीत होने का एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है। और मुझे लगता है इसीलिए एंटनी ब्लिंकन बार बार जा रहे हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता कि ये लड़ाई बढ़े, उसको कोई फायदा नहीं। देखो इसमें अगर आप देखें एक्टर्स एंड करेक्टर, किसी को कोई फायदा, पूरे ह्यूमैनिटी को कोई फायदा नहीं। हाँ, इनडायरेक्टली कुछ फायदा हुआ है, क्योंकि चीन को थोड़ा फायदा है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव उसका अभी बिल्कुल ठप पड़ गया था। कई देश बाहर निकल गए हैं, फिलीपींस अभी 2-4 दिन पहले बाहर निकला है, इटली निकला है, क्योंकि डेप्ट ट्रैप में। तो उसको लग रहा था कि ये जो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बिल्कुल। अगर आ गया तो उसका जो बीआरआई है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा। और अब ये होने से मुझे लगता है कि अब ये कॉरिडोर जो है भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर में, तो अभी काफी देरी होगी। और इसी प्रकार से जो रूस है उसको भी इनडायरेक्टली फायदा हुआ इसमें। ये नहीं कि उसने कोई ऐसा कुछ किया है कि इस जी। लड़ाई को बढ़ाने की, उसको फायदा ये हुआ है क्योंकि जो रूस यूक्रेन की लड़ाई से अब ध्यान हट गया है, और अब जो यूक्रेन को सामान यूरोप दे रहा था, अमेरिका दे रहा था, उसमें थोड़ा सा वो है, और अब वहां स्टेलमेट भी आ गया है। और अब जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बिल्कुल ठप हो गया है। और उसके अलावा रूस जो है अपना विंटर काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दिया है। तो ये रूस को इनडायरेक्टली फायदा हुआ है, और इसी प्रकार से चीन को। मगर मुझे लगता नहीं कि वर्ल्ड में कोई ऐसा देश है जो इस लड़ाई को बढ़ने देना चाहता है। सब चाहते हैं ये लड़ाई बंद हो, क्योंकि ये लड़ाई जो है इसका इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है, ये लड़ाई रीजनल रीजनल से फिर और वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है अगर इसको रोका नहीं गया। तो मुझे लगता है ये एक समझदारी का काम हो रहा बातचीत करने से, और अमेरिका भी एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है। बाकी जो मुस्लिम वर्ल्ड है उन्होंने बहुत ज्यादा एक प्रकार मेच्योरिटी दिखाई है, और किसी ने कोई आगे नहीं आया। उसको भी लगता है कि हमारा जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए भी थ्रेट है, वो भी नहीं चाहते कि ऐसा टेररिज्म बढ़े। वो शांति चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाले समय में ऑयल की जो है वजूद खत्म होगा, फॉसल हम्म। एनर्जी का, और उसके लिए उनको बड़ी बड़ी अपनी मार्केट चाहिए, उनको टूरिज्म चाहिए। अगर अमन शांति यहाँ नहीं है तो टूरिज्म कभी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही पॉजिटिव है, और कतार जैसे आप बोलो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर, कोई ना कोई नेगोशिएशन करने में और कोई ना कोई आउटकम होने में फकर।
जी बिल्कुल जनरल साहब यकीनन इस वक़्त कतर का रोल इस डिस्प्यूट में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और आपने यूक्रेन की बात की तो वहाँ के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आप हमें उधार दे दें, हम आपसे पैसे मतलब बोरो करना चाहते हैं, जब हमारे हालात सही हो जाएँगे और हम जंग जीत जाएँगे रशिया से तो ये पैसे हम आपको वापस कर देंगे। आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि रशिया के खिलाफ जो यूरोपीय यूनियन का एक ताकत थी उसमें कुछ थोड़ी-सी कमज़ोरी पड़ी है क्योंकि वही कंट्रीज़ अब इज़राइल को भी सपोर्ट कर रही हैं वेपन्स वग़ैरह या इन चीज़ों के हवाले से। तो यकीनन उससे यूक्रेन पे वो एक इम्पैक्ट पड़ेगा और चाइना के बीआरआई के हवाले से भी आपने बात की कि उसके ऊपर क्योंकि उसके लिए भी इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है यूरोप तक वो एक थ्रेट के तौर पे नज़र आ रहा है। तो ख़ैर एनीवे देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सिचुएशन कहाँ पे जाके रुकती है और बदलती है। जनरल साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।